हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द क्लास। होपफुली आप सभी हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन, साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन। लेसन 15 हमारा MPC E011 का हम 15 लेसन पर आ गए हैं और इस लेसन में बहुत ही ये छोटा चैप्टर होने वाला है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स हैं, बहुत आसान मिलेगा। और चलिए शुरू करते हैं। अब तक के जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स हमने स्टडी किए वो हमने डिस्कस किया ऑन द बिहाफ ऑफ साइकोलॉजिकल conditions, but now we are going to discuss psychotic disorder due to general medical condition. We can say that फिजिकल हेल्थ में डिक्लाइन की वजह से, समझ रहे हैं, या कोई जनरल मेडिसिन को कंज्यूम करने की वजह से साइकोटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस है। फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि एक बार फिर से ये साइकोटिक डिसऑर्डर होते कौन से हैं। इन शॉर्ट डेफिनेशन आपको बता देते हैं कि साइकोटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स हैं, वो मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक पर्सन को क्या होगा, रियलिटी से वो कट आउट हो जाएगा। भाई रियलिटी क्या है उसको नहीं समझ पा रहा, ये रियलिटी नहीं समझ पा रहा तो हम क्या कहेंगे, उसको हेलोसिनेशन हो सकता है ना, उसको डिल्यूजन हो सकता है। he or she will not able to organized thinking, वो अपनी स्पीच थिंकिंग को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, है ना, हम ये बोल सकते हैं। तो साइकोटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स या कहें वो मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक पर्सन रियलिटी से वाकिफ नहीं होता, रियलिटी से कट आउट हो जाता है, अलग अपने आप को रियलिटी मतलब रियल परसेप्शन नहीं होती, और रियल परसेप्शन में हम हेलोसिनेशन डिल्यूजन को मानते हैं। तो ये दो सिम्टम्स हैं। ऑर्गेनाइज थिंकिंग नहीं होगी, ये भी एक सिम्टम है, ठीक है। तो वो मेंटल हेल्थ कंडीशन किसकी वजह से हो जाए, मेडिकल कंडीशंस की वजह से, जनरल मेडिकल कंडीशन, ये फिजिकल इलनेस, फिजिकल हेल्थ में डिक्लाइन की वजह से हो सकता है, या फिर उस डिक्लाइन के दौरान जो आप मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं उनकी भी वजह से हो सकता है। तो ये चैप्टर का पूरा एसेंस है जो मैंने अभी आपको बताया, और इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल कंडीशन दैट मे कॉज साइकोसिस, साइकोटिक डिसऑर्डर। अब वो मेडिकल कंडीशंस कौन कौन सी हैं। अब DSM-4, हालांकि DSM-5 आ चुका है, लेकिन अभी हम सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपकी बुक के बिहाफ पर आपको करवा रहे हैं। तो यहाँ पर DSM-4, ठीक है। DSM-4 आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जब भी आप किसी पर्सन को डायग्नोज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वेदर ए पर्सन इज सफर्ड फ्रॉम एनी साइकोटिक डिसऑर्डर, एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और नॉट, तो हमारी हेल्प कौन करेगा, ये मैनुअल करेगा। ये मैनुअल है जिसका नाम DSM-4 रखा गया है, अभी 5 भी आ गया है। तो ये एक पूरा मैनुअल है जिसमें से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एक पर्सन को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या नहीं है। अब ये मैनुअल कहता है कि साइकेट्रिक जो सिम्टम्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे कैन बी डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ जनरल मेडिकल कंडीशन, कि जनरल मेडिकल कंडीशन की वजह से भी किसी को साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकेट्रिक सिम्टम्स उसकी बॉडी में नजर आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स को, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके पास जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो मतलब असहनीय होंगे, यू कांट टॉलरेट, है ना, ऐसा है। तो ऐसा है तो चलिए उन मेडिकल कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। 6 कैटेगरी हमारे पास यहाँ पर दी गई है, देयर आर टोटल 6 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज द मेडिकल एंड टॉक्सिक इफेक्ट, इसमें जितने भी आप जो सब्सटेंस इंड्यूस कर सकते हैं, है ना, वो सभी आ जाते हैं मेडिकल एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स में। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी की कैटेगरी को CNS की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इन्फेक्शन से रिलेटेड, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, हमारे कार्डियो हार्ट से रिलेटेड, और कुछ अलग जो इनसे अलग है वो यहाँ पर अदर वाली कैटेगरी में डाल दिए। तो टोटल 6 कैटेगरीज आर देयर। अब कुछ साइंस, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है, हमने यहाँ पर सिर्फ एक टेबुलर फॉर्म में बना दिया ताकि आप इजिली इनको एक जगह पर देखकर समझ सकें। अब हम बात करते हैं कि साइन दैट सजेस्ट ए मेडिकल कोज, वो कौन कौन से साइंस हैं, सिम्टम्स हम ये कह सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि यार ये ना
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है ये, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सॉरी साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं, कहने का मतलब था भाई ये साइकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से होने वाले डिसऑर्डर नहीं हैं, बल्कि ये मेडिकल कंडीशंस की वजह से होने वाले डिसऑर्डर हैं। ये वो सिम्टम्स हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये हमें पता चलता है कुछ साइंस से। कौन से हैं वो साइंस, कौन से हैं वो सिम्टम्स, कि जब साइकोलॉजिकल या कहें हम जो सिम्टम्स हैं साइकोटिक सिम्टम्स, उनका ऑनसेट लेट हो, बड़ी देर से उनका नजर आना शुरू हो बॉडी में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ नॉन मेडिकल कंडीशन, अगर आप जानते हैं कि इनको पहले से ही ब्रेन ट्यूमर है तो चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पर साइकोटिक डिसऑर्डर होने के। तो नॉन मेडिकल कंडीशन, समझ रहे हैं। सिम्टम्स दैट डोंट फिट टिपिकल पैटर्न ऑफ द स्पेसिफिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर। हम क्या करते हैं नॉर्मल केसेस में, डीएसएम हमने उठाया, डीएसएम में डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, वी विल यूज डीएसएम, है ना। तो अगर डीएसएम के जितने भी सिम्टम्स आपको एक साइकोटिक डिसऑर्डर, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आरव है, ठीक है। आरव को मान लीजिए भाई हेलोसिनेशन है, ठीक है, हेलोसिनेशन है। अब हेलोसिनेशन के जितने भी सिम्टम्स हैं पूरा का पूरा हम उसको डीएसएम से मैच करने की कोशिश करेंगे। क्या जो आरव में सिम्टम नज़र आ रहे हैं वो डीएसएम से रिलेट कर पा रहे हैं? अगर वो फिट बैठ रहा है तो उसको हेलोसिनेशन होगा किसी भी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। मान लीजिए कोई अब्यूज़ हुआ है उसके साथ, उसकी वजह से उसको हेलोसिनेशन हो रहा है, या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट उसकी लाइफ में अब्यूज़ वाली हमने बताई, है ना, या फिर अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट है, साइको एनालिसिस वाले हम टॉपिक्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं वहां पर जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर होने का मेन रीजन है, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर ये सिम्टम्स हेलोसिनेशन के बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं तो हम कहेंगे कि चांसेस बढ़ जाते हैं। डीएसएम-4 में नई बात बन रही, तो हो सकता है कोई एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा? वो मेडिकल कोज, वो मेडिकल कंडीशन, फिजिकल हेल्थ में जो प्रॉब्लम है वो एक रीजन बन गई हो उसको हेलोसिनेशन होने की। समझ में आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, शायद आ रहा है आप लोगों को। नो पर्सनल फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक इलनेस। अभी आपने चेक किया उनकी फैमिली में किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है कि पास ऑन हुआ हो ये, ठीक है। कोई भी बैकग्राउंड आपको मिलेगा नहीं कि इसको ये प्रॉब्लम इस वजह से हो गई है। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको अगर फैमिली बैकग्राउंड से या किसी भी साइकेट्रिक इलनेस या आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो इफेक्ट आपकी बॉडी में आए हैं, जो सिम्टम साइकोटिक डिसऑर्डर के जो आपकी बॉडी में आए हैं, वो किसकी वजह से आए हैं? मेडिसिन की वजह से या मेडिकल कंडीशन की वजह से, ऐसा बोल सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इलिसिट सब्सटेंस यूज और मेडिकेशन यूज। हो सकता है कोई लंबे टाइम से कोई एक मेडिसिन खा रहा हो फिजिकल हेल्थ की वजह से, वही बात है, या कोई सब्सटेंस अब्यूज कर रहा हो। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस, अब वहां पर वो पर्सन ट्रीटमेंट में रेल्यूकिन बिहेवियर शो करेगा, ही और शी विल नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग थेरेपीज और सेशंस, नहीं करेगा वो। सडन ऑनसेट की बात करते हैं, अचानक से उनमें जो मेंटल ये जो सिम्टम्स है या तो लेट होंगे या सडनली हो सकते हैं। एबनॉर्मल विटाल साइंस, हाई ब्लड प्रेशर, फीवर अचानक से हो जाना, ये भी सिम्टम्स हैं साइकेट्रिक सिम्टम्स होने के। सॉरी, मेडिकल कोज को हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये मेडिकल कोज है जिसकी वजह से साइकेट्रिक सिम्टम्स हुए हैं, ठीक है। अब medical that disorders that can cause psychiatric symptoms. Now we are going to discuss all the 6 categories. इनको डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से साइकोटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। पहला है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए सारा का सारा खेल यहाँ का है, ब्रेन का है, नर्व्स का है, न्यूरॉन्स का है, ठीक है। तो सीजर्स डिसऑर्डर्स, अब ध्यान से समझना, ये बड़ा आसान है और बिल्कुल क्या है, बिल्कुल हम कहेंगे सीजर डिसऑर्डर। एपिलेप्सी की वजह से, मिर्गी के दौरे हैं उनकी वजह से साइकेट्रिक सिम्टम्स आ रहे हैं। अब ये साइकेट्रिक सिम्टम्स कौन कौन से होंगे? मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम, मूड चेंज, हेलोसिनेशन, पर्सनैलिटी चेंज, ये होगा। अगर टेम्पोरल लोब में एपिलेप्सी है तो ये नोट किया गया है स्टडीज के थ्रू कि उनकी पर्सनैलिटी में और साइकेट्रिक सिम्टम्स में चेंज आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना भाई। पार्किंसन डिसीज क्या होती है? जब बॉडी में ट्रीमर्स आना शुरू हो जाता है, बेसिक है जो जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं पार्किंसंस को। तो ये पार्किंसन डिसीज भी एक जो कि एक पर्सन की मूवमेंट को अफेक्ट करती है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी साइकोटिक सिम्टम है जो नजर आ सकता है। ब्रेन ट्यूमर, अब किसी को पता चले उसको ब्रेन ट्यूमर है तो ऑब्वियस है ब्रेन ट्यूमर कहीं ना कहीं उसकी ब्रेन की स्ट्रक्चर को भी तो
डैमेज कर रही है, कहीं ना कहीं ब्रेन स्ट्रक्चर भी तो चेंज हो रही है। तो फ्रंटल लोब में, स्पेशली इन फ्रंटल लोब, पर्सनैलिटी चेंज होने के चांसेस है, कॉग्निटिव इश्यूज, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, हेलोसिनेशन, लिम्बिक एंड हाइपोथैलेमिक ट्यूमर में लीड टू मूड स्विंग्स। अगर ट्यूमर फ्रंटल लोब में है तो ये वाले चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर जो ट्यूमर जो लिम्बिक और हाइपोथैलेमिक ट्यूमर है तो वही बंदे के मूड स्विंग्स में, रेज रेज दैट मीन्स एंगर, क्रोध, ठीक है, डिल्यूजन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी ये ना सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप जाकर है जो इनको देख सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमने डिस्कस किया था भाई, उसमें क्या होता था कि न्यूरॉन की जो माइलिन शीथ है उसको ऑटोमेटिक ही वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। माइलिन शीथ डैमेज होगी तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जो भेजने में प्रॉब्लम होगी, तो उससे भी आपको क्या डेमनीशिया, मतलब आप पागलपन जैसा महसूस हो सकता है किसी पर्सन को, मूड चेंज जैसे जो सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। meningitis infections like bacterial viral meningitis can leads to confusion, memory loss, psychiatric symptoms। तो यहाँ पर आपको सिंपली इन टर्म्स को याद करना होगा और समझना होगा कि ये सभी ब्रेन से रिलेटेड हैं और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्या है, यहाँ पर आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम और मेटाबॉलिज्म दोनों ही कवर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थायराइड डिसऑर्डर है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब आपका T3 T4 का एक्सेस में रिलीज हो जाना बॉडी में, हाइपर ज्यादा, ओवर एक्टिव थायराइड जिसे हम कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म अंडर एक्टिव थायरॉयडिज्म जिसे कहते हैं। वो एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोटिक सिम्टम्स तक देखे हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, मैंने एक से जो क्लाइंट को देखा था जिनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, लेकिन उनके जो सिम्टम्स थे वो अलग थे एक नॉर्मल लाइफ की कंपैरिजन में, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनको थायराइड है, ठीक है। तो भाई फिर वो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर साइकोलॉजिकल थेरेपीज ही उनको ठीक करेगी, ट्रीटमेंट देगी, नहीं। मेडिकल हेल्थ लेनी, जो मेडिकल हेल्प हमें लेनी होगी और जिसके हमने क्या करना पड़ेगा भाई, उसको थायराइड की जो मेडिसिन दिलानी होगी, डॉक्टर्स को दिखाना होगा, उससे चांसेस बढ़ जाते हैं उनकी रिकवरी की। एडर्नल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। एडर्नल डिसऑर्डर में आता है भाई आपका कुशिंग सिंड्रोम। अब एडर्नल अगर आपने ACTH अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बिल्कुल हाई होता है तो उसे कुशिंग सिंड्रोम से आइडेंटिफाई किया जाता है, जिससे डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, साइकोटिक सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। पैराथायरॉयड डिसऑर्डर। पैराथायरॉयड डिसऑर्डर क्या कहेगा, आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल पैराथायरॉयड इश्यूज की वजह से हाई लेवल पर चले जाएं और उस लेवल पर जाने की वजह से कैल्शियम लेवल की आपको साइकोटिक सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी, B1 की डेफिशिएंसी से, B12 की डेफिशिएंसी से कंफ्यूजन, डिप्रेशन, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स आने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को डिप्रेशन है तो उसको B1 की कमी ही होगी, ऐसा नहीं है कि किसी को डिप्रेशन है तो उसको पैराथायरॉयड डिसऑर्डर है या फिर एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल्स है उसकी बॉडी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा ये भी नहीं है कि किसी को डिप्रेशन है तो उसकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल हाई है। ये सिम्टम्स, ये सभी चीजें इसलिए बताई गई हैं भाई कि जिन जिन की स्टडीज की जाती हैं उनकी बॉडी में ये चेंजेस अलग अलग स्टडीज में मिलते हैं, सो दैट वी कैन से दैट कि ये जो कोजेज हैं मे बी कैटेगरी में आएंगे, कि हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है वहां पर आपको कुछ नया रीजन मिले, तो इस बात का ध्यान रखना। इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं। HIV, सिफिलिस, अदर इन्फेक्शन, ये सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो वायरसेस हैं उनकी वजह से आपको डिप्रेशन, साइकोटिक और कॉग्निटिव डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। सेप्सिस, सीवियर इन्फेक्शन लीड टू कंफ्यूजन, डेलीरियम, ये जो इन्फेक्शंस का है सेप्सिस। कार्डियोपल्मोनरी डिसीज की बात करते हैं। हार्ट डिसीज, हार्ट डिसीज में आपका हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, लंग्स इशू, इसकी वजह से भी किसी भी पर्सन को साइकेट्रिक सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है। हिपोक्सिया भी हमने लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन को डिस्कस किया था। हाइपर कैरिबिया, ये अभी आपके सामने टर्म आई है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है जो बढ़ जाता है, ठीक है, उसको हाइपर कैरिबिया बोला जाता है। अब हम टॉक्सिक इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। किसी भी आप या तो टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्सपोजर आप हमें मिल रहा है, ओवर एक्सपोजर जिसे कहते हैं हम, ठीक है, या फिर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। सो अल्कोहल एंड ड्रग यूज इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है, उनमें से हम ये वाले चैप्टर्स तो बिल्कुल कर चुके हैं। कोकेन, एम्फेटामिन वाला, LSD, ये सभी हमने ड्रग मैरिजुआना वहां पर डिस्कस किया था। हैवी मेटल्स का एक्सपोजर,
लेड, मरकरी, आर्सेनिक, इन सभी का एक्सपोजर भी साइकेट्रिक सिम्टम्स को ऑनसेट होने का कारण बन सकता है भाई। ठीक है, कुछ अदर कंडीशन है जिसमें सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसस ऑटो इम्यून डिसीज है ये, ठीक है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, साइकोसिस, मूड स्विंग्स होने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बॉडी में सोडियम और कैल्शियम लेवल्स अबनॉर्मल हो जाना, हेप्टिक एनसेफेलोपैथी, लीवर फेलियर जिसकी वजह से कॉग्निटिव इश्यूज आना, बॉडी में मूड स्विंग्स होना, यहाँ तक कि कोमा में भी चले जाना, ये सिम्टम्स आते हैं। तो अभी हमने वो सारे की सारे मेडिकल कंडीशंस को डिस्कस किया दैट कैन लीड टू साइकोटिक डिसऑर्डर, है ना। सिम्टम्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स कौन से होंगे, ये बात आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये टॉपिक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रहा है। सिम्टम्स को समझना बहुत आसान है भाई। पहली बात तो साइकोटिक डिसऑर्डर, देखिए यहाँ पर वो डेफिनेशंस आ गई जो हम शुरू में आपको बता रहे थे कि साइकोटिक डिसऑर्डर होता क्या है। ठीक है, साइकोटिक डिसऑर्डर जनरली आर द मेंटल हेल्थ कंडीशन वेयर अ पर्सन परसेप्शन रियलिटी इज सीवियरली डिस्टॉर्टेड। जो रियलिटी से वो बिल्कुल अलग हो जाता है, उसकी रियलिटी वो नहीं सोच पाता कि वो रियल में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। ठीक है, अब इन सिम्टम्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो भाई सिम्टम्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। ये बात ध्यान रखें, पॉजिटिव सिम्टम्स में कुछ ना कुछ ऐड होगा, उनके बिहेवियर में ऐड होगा, और ऐड क्या होगा, अबनॉर्मल बिहेवियर ऐड होगा भाई, ये बात ध्यान रखना, अबनॉर्मल बिहेवियर ऐड होगा। ठीक है, और नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होता है भाई, नेगेटिव से आप याद रखें कि माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रिड्यूस होगा, हम कहेंगे रिड्यूस क्या होगा, नॉर्मल बिहेवियर रिड्यूस होगा। मैं भी एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब नॉर्मल बिहेवियर ऐड होना मतलब जो चीजें नॉर्मल नहीं है, फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल एक पर्सन है, आरव को ही लेकर चलेंगे, आरव की लाइफ बिंदास चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई उसके बिहेवियर में एक उनकी लाइफ में कुछ ऐसा अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट उभर कर आता है, या एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगने लग जाता है कि ना ये मान लीजिए उसके कोई भी रिलेटिव आप कंसीडर कर लीजिए, कोई भी रिलेटिव है, उनकी डेथ हो गई, आरव का उनके साथ बहुत इमोशनल अटैचमेंट था, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था आरव ने उनके साथ, तो अभी वो नहीं है, तो सबसे पहला जो सिम्टम नजर आता है हमें वो ये आता है कि आरव जब भी आराम से अकेला बैठा है उनकी डेथ के तुरंत बाद, तो उनको लगता है कि वो जस्ट मेरे पास बैठे हैं वैसे ही जैसे वो बैठा करते थे, और हम दोनों बातें कर रही हैं। और ये क्या है, उनके बिहेवियर में प्लस हुआ है, ऐड हुआ है, जिसको आप हेलोसिनेशन कहेंगे, कि वो पर्सन की बातें सुन रहा है जो एक्चुअल में है ही नहीं, हम कहेंगे। तो ये जो हेलोसिनेशन हो रहा है, उस पर्सन के साथ जो बातें हो रही हैं, ये ऐड हुई हैं, ये ऐड होना नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। नॉर्मली वहां पर किसी को वो पर्सन नहीं नजर आएगा, लेकिन उसको नजर आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ये ऐड हुआ है उसके बिहेवियर में, इसी को पॉजिटिव सिम्टम कहेंगे, हेलोसिनेशन। डिल्यूजन कह सकते हैं कि उसको लगता है कि वो मुझसे बातें कर रहा है, समझ रहे हैं, वो मुझसे मिलने आएगा ही आएगा, वो चला गया है दुनिया से, वो वापस लौट कर आएगा। इस तरह के जो सिम्टम्स है, फॉल्स बिलीव्स हैं, ये क्या है, ऐड ऑन हुए उसके बिहेवियर में, तो हम उसको पॉजिटिव सिम्टम कहते हैं। रिड्यूस मतलब अब नॉर्मली क्या था, जब हम उसको कहते थे कि हाय आरव, क्या है, क्या हाल है भाई, कैसे हो तुम, तो नॉर्मली ऐसा होना था, बढ़िया है भाई, बिल्कुल मजे में है, मस्त है, बिल्कुल मजा चल रहा है लाइफ में, बिल्कुल बिंदास लाइफ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव सिम्टम कहता है, ये नॉर्मल बिहेवियर था जो अभी हमने डिस्कस किया, नेगेटिव सिम्टम कहता है कि आपका नॉर्मल बिहेवियर गायब हो जाएगा, बिल्कुल। अब आरव का लव्ड वन डेथ हो गया है भाई, उसको हेलोसिनेशन हो रहा है, ये तो है पॉजिटिव सिम्टम। फ्लैट रिस्पॉन्स, इमोशनली न्यूट्रल हो जाना, रिस्पॉन्स ना करना, ये है नेगेटिव सिम्टम, समझ पा रहे हैं। अभी उसने कहा किसी मैंने कहा कि आरव को, यार हाय आरव, हाउ आर यू, कैसे हो, कैसा चल रहा है, नो रिस्पॉन्स, फ्लैट। नॉर्मल बिहेवियर का भाग जाना नेगेटिव सिम्टम, अब नॉर्मल बिहेवियर का आ जाना पॉजिटिव सिम्टम्स। ठीक है, तो अब ये सिम्टम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सिम्टम्स हम नहीं करने वाले, इसलिए मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव पर ज्यादा टाइम कंज्यूम किया, और अब तुम आके अपने आप पढ़ना भाई ये वाले दो टॉपिक। ठीक है, टाइप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। अब जो साइकोटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस है उनको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि जो साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यूरेशन पर, उनकी सिवियरिटी पर और नेचर ऑफ सिम्टम्स पर डिपेंड करते हैं, कैसे सिम्टम्स हैं। ठीक है,
DSM-4 के अकॉर्डिंग हम कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिज़ोफ्रेनिया है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये ऐसा है जिसमें आपको हैलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और थिंकिंग नेगेटिव सिम्पटम्स भी देखने को मिलेंगे। ये पॉजिटिव हैं जो अभी हमने बताया, एंड नेगेटिव सिम्पटम्स भी देखने को मिलेंगे। दोनों सिम्पटम्स हैं यहाँ पर। ये बात ध्यान रखना, नोट्स बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, आपको सिर्फ इनको पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक है। तो सिज़ोफ्रेनिया जिसमें हैलुसिनेशन, डिल्यूजन और इनका टाइम ड्यूरेशन रहता है कम से कम 6 महीने तो रहेगा, 6 महीने से ज़्यादा भी रह सकता है, 6 महीने तो कम से कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। अभी ये जो है सिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम ही नजर आएंगे, लेकिन टाइम ड्यूरेशन इसकी कम है, 1 से 6 महीने के बीच तक ही रहती है, ज़्यादा नहीं रहती, ठीक है। सिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, जब सिज़ोफ्रेनिया के साथ साथ एड ऑन के साथ साथ आपको मूड डिसऑर्डर भी नजर आए, उसको सिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर कहेंगे, ठीक है। डिल्यूजन डिसऑर्डर, फॉल्स बिलीव का डिसऑर्डर, टाइम ड्यूरेशन एटलीस्ट 1 मंथ, बहुत आसान है। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर दैट मींस कि जो सिम्टम साइकोटिक डिसऑर्डर के नजर आ रहे हैं, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन जो भी है, ये जो हमें ब्रीफ टाइम के लिए नजर आएंगे, कि मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो आपको 1 महीना 2 महीने उसके बाद आप रिकवर करेंगे, लाइफ का साइकिल है भाई, चलता है ऐसे, है ना। तो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपको, आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन में पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप जो अफेक्ट हुए हैं, तो वो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर मतलब सामने वाले के साथ साथ आपको भी वही होना शुरू हो जाए जो उसको होता है। फॉर एग्जांपल, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को डिल्यूजन है, मतलब उसको फॉल्स बिलीव, उनके साथ रहकर आपको भी फॉल्स बिलीव होने शुरू हो जाते हैं। अगर इसका ना एग्जांपल आप ये समझिए, कई बार क्या होता है कि हम भूतों की कहानी सुनते हैं हमारे दोस्तों के साथ बैठ के, और दोस्तों के साथ बैठने के बाद थोड़ी देर बाद हमें भी ऐसा लगने लग जाता है, यार ये भूत वगैरह होते तो नहीं है, कहीं असलियत में तो नहीं होते, ये तो है सिर्फ एग्जाम्पल। लेकिन शेयर्ड डिल्यूजन या शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर में जनरली उसको भी हो जाता है जिसके साथ वो रहता है। शेयर्ड, ठीक है, बांट लिया। साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन, फिजिकल हेल्थ, इलनेस की वजह से किसी को साइकोटिक डिसऑर्डर हो, ये कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम और कुछ नहीं है, ठीक है। सब्सटेंस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, कोई सब्सटेंस को इंड्यूस करने पर। साइकोटिक डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड दैट मीन्स जो टिपिकली क्या होता है कि कई बार हमारा जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो मैच नहीं करते सेम क्राइटेरिया से जो हम DSM-4 में देखते हैं, DSM-5 में देखते हैं। तो उस केस में उसको हम NOS की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। चले तो चले, कोजेज ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। अभी ये आपको पता होना चाहिए क्या कोजेज है, कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं जो साइकोटिक डिसऑर्डर। ये तो बड़ा आसान है, अब तक आप करते आ रहे हैं। बायोलॉजिकल कोज में जेनेटिक फैक्टर होगा, ब्रेन केमिस्ट्री, ब्रेन स्ट्रक्चर। अब भाई ब्रेन की स्ट्रक्चर अगर अबनॉर्मल होगी, डेफिनेटली फंक्शन भी अबनॉर्मल होंगे। ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, केमिकल्स हैं जो हमारे, वो अलग अलग क्वांटिटी में अगर वो अबनॉर्मल लेवल पर अगर सीक्रेट होंगे, ट्रांसमिट होंगे, तो ऑब्वियस है वहां पर हमें प्रॉब्लम नजर आएगी। तो जेनेटिक्स में तो मम्मी पापा वाला केस है ना। मेडिकल कंडीशन क्या कहती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एपिलेप्सी, ब्रेन ट्यूमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सभी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इनकी वजह से भी होने के चांसेस है साइकोटिक सिम्टम्स। एंडोक्राइन डिसऑर्डर, थायराइड डिसफंक्शन की वजह से, एडर्नल डिसऑर्डर्स की वजह से, इन्फेक्शंस, HIV, सिफिलिस, मेनिंजाइटिस, ये सभी कॉजेज कैन बी समझने, कोई एक ही नहीं है कि जिसकी वजह से होगा ही होगा, नहीं, कैन भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तीनों का, चारों का, पांचों का, छहों का, सातों का मिलकर हो सकता है किसी को डिसऑर्डर्स हो। अब कॉजेज ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल कंडीशन की वजह से जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स है, एक बार उनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और डिटेल क्या है, ये डिस्कस आपको करना है, मतलब डिस्कस नहीं, आपको रीड करना है। अभी जो मैं बता रहा हूं तो बड़ा ही फास्ट फास्ट तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, फंक्शनल कोज में आप लोग देखेंगे जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं वही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी फंक्शनल कोज में जो मेन पॉइंट है भाई, आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है ना, वो अफेक्ट हो रही है। अगर ब्रेन की फंक्शनिंग अफेक्ट होगी, वो किसकी वजह से हो सकती है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकती है। वो ब्रेन ट्यूमर फ्रंटल लोब या टेम्पोरल लोब, जिसकी वजह से किसी पर्सन को हेलोसिनेशन, डिल्यूजन और पर्सनैलिटी चेंज नजर आ सकते हैं। अब ड्रग अब्यूज करना, फॉर एग्जांपल लेंगे भाई, हाई लेवल में आप है जो कोई भी एक ड्रग, LSD या फिर कोकेन, अरे ये तो ज़्यादा नाम ले दिया हमने, हम कहें कि अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है कोई पर्सन बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो उसके बाद वो पागलपन वाला जो केस आता है ना, वो उसको हेलोसिनेशन वाले केसेस नजर आ जाते हैं। नहीं, तू मेरा भाई है, किसी से बात करेगा जो साथ में बैठा भी नहीं है, ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनेगा, तूने नहीं ये बात कही, अरे हमने नहीं कही भाई,
तो उसको डेल्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। तो ड्रग अब्यूज भी रीजन बनता है साइकोटिक सिम्टम्स का। ब्रेन डैमेज हो जाए किसी इंजरी की वजह से, हम कह सकते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से, उससे हो सकता है। देखिए कितना ईजी है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर, भाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी, मतलब साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी ये रीजन बन सकती हैं। उसमें सिजोफ्रेनिया, सिजोफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक रीजन हो सकता है। स्ट्रेस और ट्रॉमा अभी हमने डिस्कस किया था ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में कि आरव के फैमिली में कोई रिलेटिव वन की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से उसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, या फिर ट्रॉमेटिक इवेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो सकता है किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स उसकी बॉडी में आ जाए। एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे आप ये बोल सकते हैं। टेम्पोरल लोब में हम डिस्कस कर चुके हैं। मेडिकेशन साइड इफेक्ट, कई बार क्या होता है कि कोई मेडिसिन लेते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से किसी को सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। अब जनरल मेडिकल कंडीशंस की बात कर लेते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जनरल मेडिकल कंडीशन में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक, एंडोक्राइन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, विटामिन डेफिशिएंसी, ये सभी है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। एक आध टर्म आपको नहीं मिलेगी तो आप पढ़ना, और जो जहां पर आपको डाउट लगे वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। साइकोएक्टिव ड्रग्स, लास्ट लेसन हमने डिस्कस किया था। स्टिमुलेंट, हेलोसिनेशन, कैनाबीज, अल्कोहल, प्रिस्क्रिप्शन या प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हम बोल सकते हैं। तो ये अभी अभी भी हमने एग्जांपल लिया कि अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, या फिर कोकेन कंज्यूम कर लिया, या नींद की गोलियां हैं वो हमने हद से ज़्यादा कंज्यूम कर ली। जो हमारे मूड स्टेबलाइजर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की थी वो हमने हद से ज़्यादा उनको स्टेबल करने के लिए खा लिया। तो ये क्या है, ये सभी साइकोटिक सिम्टम्स को लेकर आ सकती हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, अभी अभी आरव का एग्जाम्पल लिया, किसी की डेथ हो जाना, नेचुरल डिजास्टर होना, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी पर्सन में साइकोटिक सिम्टम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पोस्टपार्टम साइकोसिस बड़ा ही रेयर है। रेयर दैट मीन्स कि डिलीवरी के बाद, है ना, बच्चा होने के बाद मदर को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हो भाई, हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये होगा नहीं, है ना, समझ रहे हैं। तो पोस्टपार्टम रेयर है लेकिन चांसेस हैं उसके भी, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहता है कि आपकी ईड ईगो सुपर ईगो वाला मान लीजिए आप, इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप होगी किसकी वजह से, एक्सट्रीम स्ट्रेस ड्यू टू पुअर कोपिंग मैकेनिज्म। कि एक पर्सन है, उसको एंजाइटी हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर नहीं कर रहा है, और उस एंजाइटी से बचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कोपिंग मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। और उस डिफेंस मैकेनिज्म को यूज न कर पाने की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको साइकोटिक सिम्टम्स नजर आए। यहाँ पर वुलनरेबिलिटी बताया गया कि एक पर्सन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के रिगार्डिंग ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, ठीक है। कॉपिंग फेलियर, कॉपिंग जो अभी अभी अब मैंने एग्जांपल दिया, अभी नहीं, एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में दिया था, अभी मैंने बताया कि डिफेंस मैकेनिज्म कॉपिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई न कर पाने की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर आरव है, ड्रिंक करता है, उसने कहा कि नहीं, डॉक्टर ने ही कहा है। तो उनके घर वालों ने कहा ऐसा कौन सा डॉक्टर है भाई, ऐसे कैसे आपको कह सकता है ड्रिंक करने के लिए। तो उसने कहा कि मुझे नहीं कहा, नॉर्मली कहते हैं कि डॉक्टर, तो भाई ऐसा ड्रिंक तो करना चाहिए, 75 ml हमें ड्रिंक करना चाहिए, या इससे कम 30 ml हमें करना चाहिए, एक पैग हमें हर रोज ले लेना चाहिए, वो कह रहा है। लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं है। तो इस में क्या होगा, इस सिनारियो में आरव को हो सकता है ऐसा लगने लगे कि उनके घर वाले तो उन्हें खुशी नहीं देखना चाहते। अब ये डिल्यूजन है ना। तो कोपिंग फेलियर हम कह सकते हैं, ये किसकी वजह से आया, वो उस एंजाइटी से बचने की वजह से वो कहता है कि तुम तो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते, तुमसे तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, तो क्या तुम मुझे एक पैग नहीं लेने दे सकते। ये एग्जाम्पल है, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ठीक है। कल्चरली डिफाइंड डिसऑर्डर, कई कल्चर्स में ऐसा होता है कि कुछ बिहेवियर बहुत नॉर्मल होते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो अगर आप लोगों के कल्चर में ऐसा होगा, या आपने तुम्बाड़ मूवी देखी होगी, आई थिंक तुम्बाड़ ही है वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई आप चेक कर सकते हैं। वहां पर उसमें क्या होता है कि एक पर्सन में एक दिव्य शक्ति आती है, वो डांस करते हैं बिल्कुल अलग सी तरीके से, और सब उनका पूजा करते हैं। नॉर्मली हरियाणा में क्या होता है भाई, हरियाणा में जब कहीं जागरण वगैरह कीर्तन होता है, जगराता होता है, तो भाई उनका मानना है कि किसी पर्सन में देवी आ जाती है, मतलब माता बोलते हैं, माता आ जाती है। तो वो जैसे अपने बालों को खोलकर और गर्दन को इधर उधर जैसे घुमाते हैं, और फिर उनसे जैसे जो भी वो होता है, वो तो भाई बात की बातें हैं।
तो कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है कि वो बिहेवियर एक्सेप्ट किया जाता है, इसीलिए इसलिए भी उनकी बॉडी में एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, कंडीशंस में वो साइकोटिक सिम्टम्स नजर आते हैं। तो ये था कल्चरल डिफाइंड डिसऑर्डर, कल्चर एक्सेप्टेंस और डायग्नोसिस। तो यहाँ तक आने के बाद हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, और होपफुली आपको इस चैप्टर को करने में टाइम भी कम लगा होगा और इंटरेस्ट भी बना होगा। डेफिनेटली इंटरेस्ट तो मुझे उम्मीद है कि आपका हर क्लास में बनना चाहिए, क्योंकि कोशिश तो है भाई अच्छे एग्जाम्पल्स देने की। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट रह जाता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और स्पेसिफिक वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही पूछें। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो यू हैव टू पे ₹9 पर PDF, ठीक है, पर PDF। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी क्लासेस या सभी क्लासेस के नोट्स ले, हो सकता है आप कुछ क्लासेस के नोट्स अपने आप भी बना लें, तो आप सेपरेटली भी ले सकते हैं, तो आप की चॉइस है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।